औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आज का जो मेरा लेक्चर है वो है चेक डिसऑनर के बारे में। आज मैं आपको वो 5 प्रिकॉशंस बताने वाला हूं कि जो आप अगर किसी को चेक देते हैं, पहली बात तो जो मेरा मशवरा है वो तो ये है कि आपने कभी किसी को चेक देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए चेक ना दें, क्योंकि चेक देकर आप समझ लें आप अपने हाथ पाँव कटवा देते हैं। ना सिर्फ आपको सिविल बल्कि आपको क्रिमिनल केसेस का भी सामना करना पड़ता है। तो पहला जो मशवरा मेरा है वो आपने चेक देना ही नहीं है, लेकिन कुछ हालात कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको चेक देना पड़ता है। तो उस सूरत में जो आपने 5 प्रिकॉशंस जो हैं वो अडॉप्ट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 5 ज़रूरी बातें जो आपने करनी हैं चेक देने से पहले या चेक देते वक्त, तो वो आपको आज के लेक्चर से पता चल जाएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा लेक्चर सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि चेक क्यों ना दें। इसके बारे में सबसे पहले मैं वो प्रिकॉशंस आपको बताने से पहले, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या वजूहात हैं कि आपको चेक देने से मना किया जाता है। उसकी 2 तरह की वजूहात हैं कि एक तो जब आप चेक देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस बनाए जाते हैं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जब पुलिस आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर काट दी जाती है, आप अदालतों में आते हैं, आप थाने में भी जाते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको सज़ा भी हो सकती है। और जो दूसरी जो कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ हो सकती है वो सिविल नेचर के केसेस भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो वो आपके ख़िलाफ़ सिविल अदालत में भी आएगा और ऑर्डर 37 का दावा करेगा, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होगा। तो उसमें आपके ख़िलाफ़ जितनी वो वैल्यू का चेक है, फ़र्ज़ किया अगर 30 लाख का चेक है तो आपके ख़िलाफ़ वो 30 लाख रुपए प्लस 10% जो एनुअली वो प्रॉफिट होता है वो, और इसके अलावा भी डैमेजेस उसमें डाल के वो क्लेम करेगा। तो ये जो चेक पर अमाउंट लिखी होगी ये तो मतलब आपको मस्ट पे करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आपने दिए हैं नहीं दिए, आपने उससे कोई उसके बदले में कोई चीज़ ली है नहीं ली, ये सारा कुछ झूठा हुआ है। लेकिन जब एक चेक आप किसी को दे देते हैं तो वो एक जो प्रिजम्पशन होती है कोर्ट की नज़रों में कि इस आदमी ने डेफिनेटली उस बंदे से कोई कर्ज वगैरह लिया है तो तभी इतनी अमाउंट का उसे चेक दे दिया है, वरना बिला वजह तो कोई किसी को चेक नहीं देता। लेकिन अक्सर इस तरह होता है, जो हमारे पास डेली मतलब रूटीन में जो लोग आते हैं, तो इस तरह होता है कि लोगों को इसका इतना उस टाइम एहसास नहीं होता कि ये जो चेक हम दे रहे हैं तो इसकी आगे जाके क्या वो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो वैसे भी कई जगहों पर वो बतौर सिक्योरिटी, बतौर श्योरिटी इस तरह के चेक दे देते हैं। कई लोग इस तरह भी करते हैं, अपनी तरफ से चालाकी करते हैं कि फ़र्ज़ किया एक बंदे से उनका कोई लेन देन है, तो वो अपने बजाय या तो अपनी बीवी के नाम का चेक दे देते हैं या अपने किसी बच्चे के नाम का दे देते हैं। तो दोनों सूरतों में होता ये है कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो एफ़आईआर होती है, 489 एफ सेक्शन है ये तज़ीरात पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान पिनल कोड भी इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके तहत जब एफ़आईआर हो जाती है, बंदा गिरफ़्तार हो जाता है, चाहे औरत है या चाहे बच्चा है। जब वो गिरफ़्तार होता है, पहले वो थाने में रहता है, फिर जेल में जाता है, तो उसके बाद उसकी बेल लगाई जाती है। ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन तब तक वो बच्चा या वो औरत काफ़ी चीज़ें फ़ेस कर चुके होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी औरत का या किसी बच्चे का या किसी और का चेक आपने नहीं देना, जो आप पर डिपेंड कर रहा हो। आपने कभी भी ऐसे लोगों का चेक नहीं देना। अगर देना ही है, पहली बात है अवॉइड करें, लेकिन अगर देना ही है तो अपने नाम का दें। अब जब ये एफ़आईआर हो जाएगी तो अगर वो औरत है या बच्चा है तो उनको हर डेट पर कोर्ट में हाज़िर होना पड़ेगा। तो ये ज़मानत होने के बाद भी ये केस ख़त्म नहीं होगा, चूँकि ये क्रिमिनल केस है। तो क्रिमिनल केस में हर डेट पर मुलज़िम को कोर्ट में आना पड़ेगा जब तक कि उस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता। इसके बाद अब मैं आपको वो 5 एहतियाती तदाबीर बताता हूँ कि जो चेक देने से पहले आप लाज़मी पूरी करें। सबसे पहले वही मेरा मशवरा कि किसी सूरत में चेक नहीं देना आपने, चाहे कुछ भी हो गया है, आप कोशिश करें चेक ना दें। फ़र्ज़ क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन भी गई है
कि आपको चेक देना ही मतलब चेक की नौबत आ जाती है, दूसरी पार्टी डिमांड करती है कि हमें चेक दिया जाए, तो उस सूरत में आप ये करें कि आप कोई मायदा कर लें, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह ख़रीद कर उस पर वो एक कोई नोट वगैरह बना लें, कोई गवाहों की मौजूदगी में, जिस तरह जिरगा टाइप होता है उस तरह करके गवाह बिठा के आप वहाँ पर वो एक एग्रीमेंट टाइप वो तैयार कर लें। उससे ये होगा कि आपकी बचत हो जाएगी। सबसे पहला मशवरा था। अगर ये नहीं है, आपने चेक देना ही देना है, तो फिर जो दूसरा काम आपने करना है, चेक जिस आदमी के साथ आपका लेन देन है, जिस वजह से आप चेक दे रहे हैं, उस आदमी के नाम का चेक काटें। कभी भी उसको नाम के बगैर चेक किसी के हवाले ना करें। जिसके नाम आपने मतलब देना है चेक, तो उसका नाम लाजमी उस चेक के ऊपर लिखें। दूसरी चीज़ जो इसी के साथ आपने करनी है, जिस आदमी को आप चेक दे रहे हैं उससे पहले पूछें कि उसका अकाउंट किस शहर में है, किस ब्रांच में है, किस शहर में है, किस जगह है। आप उससे कहें कि ये मैंने अपने पास नोट करना है। उसकी वजह ये होती है कि लोग फ़र्ज़ किया लेन देन यहाँ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में करते हैं, आप चेक यहाँ से इशू करते हैं, बंदा लेता है, उसका अकाउंट हो सकता है लाहौर में हो, कराची में हो, या किसी दूर दराज और शहर में हो, तो वो यहाँ से लेके वहाँ चला जाता है। वहाँ जाके वो अपने अकाउंट में चेक पेश करता है, वहाँ चेक डिसऑनर हो जाता है, और आपके ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर कटवाई जाती है, वो फ़र्ज़ कि आप यहाँ चेक जारी किया है, लेकिन उसने जाके अगर कराची में किया है तो आपके ख़िलाफ़ कराची में ही एफ़आईआर काटी जाएगी। इससे ये होगा कि आपको यहाँ से पुलिस पकड़ के लेके जाएगी वहाँ कराची में। वहाँ आपने वो सारी जो मतलब प्रोसीडिंग होती है कि आपको पहले जो वो उसमें रिमांड पर दिया जाएगा, उसके बाद जुडिशल किया जाएगा। थाने से जब जुडिशल होता है तो उसके बाद आप जेल में चले जाएंगे, फिर आपकी बेल होगी। बेल होने के बाद भी हर डेट पर, हर तारीख़ पर आपने वहाँ की अदालत में ही पेश होना है। अब अगर आप यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको हर डेट पर कराची, लाहौर या जहाँ पर भी एफ़आईआर हुई है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जो चेक डिसऑनर होता है उसमें जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने चेक डिसऑनर करवाया है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 3 जगहों पर आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवा सकता है। सबसे पहले कि आपने जहाँ से चेक इशू किया है, आपका जो अकाउंट जिस शहर में है, सबसे पहले वो यहाँ एफ़आईआर करवा सकता है। लेकिन वो यहाँ नहीं करवाता, दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि जहाँ पर वो खुद रिहाइश पज़ीर है। फ़र्ज़ किया वो बंदा लाहौर का रहने वाला है, तो वो लाहौर जाके भी आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवा सकता है। और उसके बाद अगर वो बंदा, उसका अकाउंट कराची में है, तो तीसरी जगह वो जाके कराची में भी आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवा सकता है। तो इन तीनों सूरतों में आप बुरी तरह फंस जाएंगे। इसके बाद जो आपने काम करना है, किसी को ब्लैंक चेक नहीं देना। हमने अक्सर देखा है कि लोग करते क्या हैं कि जब लेन देन होता है एक दूसरे पर, तब तो बहुत एतबार होता है आपस में, उस टाइम तो बहुत मोहब्बत होती है, सब कुछ होता है, तो उस टाइम ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। हम चेक पर साइन किया और फ़ौरन उसके हवाले कर दिया। कल जब आपस में थोड़ी से इख्तलाफात पैदा होते हैं, वो बंदा क्या करता है, फ़र्ज़ किया आपका लेन देन, आपने उसका कर्ज़ा उससे लिया है या जो भी किया है, तो 10 लाख का उससे किया है, तो कल जब इस तरह के मामलात बनेंगे, आपका साइन शुदा चेक उसके पास पड़ा होगा, तो वो ये करेगा कि उसके ऊपर हो सकता है 50 लाख की अमाउंट लिख ले, हो सकता है 1 करोड़ की लिख ले। अब तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जितनी चाहे वहाँ अमाउंट लिख दे। जब वो अमाउंट इतनी बड़ी लिख देगा, तो एक तो आप पर एफ़आईआर हो जाएगी, और साथ ही साथ वो सिविल कोर्ट में ऑर्डर 37 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला जाएगा, रिकवरी का दावा करेगा। तो जो चेक के ऊपर अमाउंट लिखी जाती है, वो प्रिजम्पशन ये होती है कि आपने इस बंदे की ये रकम देनी है, तब ही आपने ये चेक उसके हवाले किया है। तो उस सूरत में आपको, अगर आपने 10 लाख लिए हैं, तो अगर 50 लाख उसने लिख लिया है या 1 करोड़ लिख लिया है, तो आपको ख्वाह में वो रकम पड़ जाएगी। और बाकी जो 2-3 साल ये जो सिविल और क्रिमिनल केसेस आप फेस करेंगे, ये अलग है। तो इसलिए आपने लाजमन चेक के ऊपर अमाउंट लिखनी है, फिगर में भी लिखनी है, वर्ड्स में भी लिखनी है कि आप उसको इतने लाख का चेक दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि कोई ऐसी वजूहात समटाइम्स हो जाती हैं कि आप नहीं लिख सकते, अमाउंट नहीं लिख सकते,
उस सूरत में आपने ये करना है कि जो फिगर्स वाली जगह है वो खाली छोड़ देनी है, लेकिन जो नीचे वर्ड्स में लिखा होता है कि अमाउंट इन वर्ड्स, कि जो रकम है वो आपने वर्ड्स में लिखनी है। तो आपने वहाँ पर लिखना है कि फ़र्ज़ किया आपका लेन देन 10 लाख का हुआ है, तो आपने फिर उसमें जो अमाउंट इन वर्ड्स का वो लिखा हुआ है, एक लाइन होती है उसमें चेक में, तो वहाँ पर आपने लिखना है अमाउंट नॉट मोर देन 10 लैक्स, अमाउंट या रुपीज़ नॉट मोर देन 10 लैक्स। ये वर्डिंग आपने लाजमी लिखनी है, एक छोटा सा सेंटेंस है, आपने लाजमी लिखना है। उस सूरत में ये होता है कि वो 10 लाख से ज़्यादा फिगर नहीं लिख सकता। जितने आपने अमाउंट लिख दिया है कि इससे ज़्यादा नॉट मोर देन फ़लाँ, तो उससे ज़्यादा वो उसको चेक को वो भर नहीं सकता, वो उससे ज़्यादा फिल नहीं कर सकता। तो ये लाजमी काम करना है। उसके बाद एक और जो चीज़ गलत की जाती है कि समटाइम्स लोग इस तरह करते हैं, जिन्हें पता होता है कि ये चेक दे के हम फंस भी सकते हैं कि ये अगर किसी भी जगह गलत यूज़ हो सकता है, आगे डिसऑनर हो सकता है, तो वो इस तरह करते हैं कि साइन गलत कर देते हैं। अब साइन गलत करने से ये होता है कि चेक तो डिसऑनर होगा ही, वो जब आप पेश किया जाएगा तो डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन अगर वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में चला जाता है तो तब पकड़ा जाता है कि ये वाकई ही आपके ही साइन हैं, आपने गलत बेशक डिफरेंट किए हुए हैं, जो आपके असल साइन हैं उससे मैच नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो उस सूरत में ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ एक तो ये जो चेक डिसऑनर हुआ है इसमें 489F की FIR काटी जाएगी, लेकिन उसके साथ आपके ख़िलाफ़ 420 की कार्रवाई भी हो सकती है। आपके ख़िलाफ़ 420 की FIR भी दी जा सकती है, जो धोखाधड़ी की होती है कि आपने जानबूझ के दूसरे बंदे को धोखा दिया है। तो इस सूरत में आप उसमें भी फंस जाएंगे। इसलिए कभी भी साइन गलत नहीं करने हैं। सबसे आखिरी बात जो जो एहतियाती तदबीर के तौर पर आपने अपनानी है वो ये है कि आपने चेक की जो बैक साइड होती है उस पर आपने पर्पज़ लाजमी मेंशन करना है कि आप ये जो चेक दे रहे हैं इसका पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। आप किसी को बतौर सिक्योरिटी दे रहे हैं तो आप बैक साइड पर लिख दें कि बतौर सिक्योरिटी। आप अगर किसी एग्रीमेंट आपका किसी का हुआ है बयाना ये वो किसी चीज़ में, तो उस सूरत में भी वो पर्पज़ बैक साइड पर लिखें। अगर किसी स्टाम्प के सिलसिले में हुआ है तो उस स्टाम्प का नंबर मेंशन करें। जो भी पर्पज़ है, जिस मकसद के लिए ये चेक इशू किया जा रहा है वो बैक साइड पर लिख दें, क्योंकि जो 489F होता है उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अगर आपने ये लिखा होगा तो बाद में जब आप कोर्ट में अगर जाते हैं तो सिविल या क्रिमिनल, तो वहाँ पर आपको अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो साबित करने में आसानी रहेगी। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है। अब जो चेक डिसऑनर के सिलसिले में जो आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं वो ये हैं कि आप अगर गिरफ़्तार आपके ख़िलाफ़ अगर वो 489F की FIR काट दी जाती है, तो उस सूरत में आपने ये कोशिश करनी है कि अगर कभी ऐसे हालात बन रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि जिसको आपने चेक दिया हुआ है तो वो आपका चेक डिसऑनर करवाने के चक्करों में है, या वो आपको लग रहा है कि वो भी थाने में जाएगा, उसकी नीयत ख़राब हो गई है, तो उस सिलसिले में फिर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखें, थोड़ा सा उस बारे में इन्फॉर्मेशन किसी से हासिल करते रहें। अगर वो थाने में जाता है तो आप गिरफ़्तार होने से पहले ही किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन लें कि आपके ख़िलाफ़ FIR हो गई है। जब FIR अगर हो जाती है तो कोशिश करें कि उसका FIR नंबर या FIR की कॉपी लें। FIR की कॉपी लेके अपने लॉयर के पास जाएँ और उनको कहें कि ये मेरे ख़िलाफ़ FIR हो गई है, ताकि आपको गिरफ़्तार होने से पहले ही बेल बिफ़ोर अरेस्ट आपकी हो जाए। अगर आपको वो नहीं पता चलता, आप अंधेरे में ही बैठे हुए हैं, उस दूसरे बंदे पर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं, तो आपको आके पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उस सूरत में फिर आप पहले थाने में रिमांड भुगतेंगे, उसके बाद फिर जेल में जाएंगे, उसके बाद आपकी बेल होगी, मुचलके होंगे, वो सारी कार्रवाई होगी। तो उससे बेहतर है कि आप अगर चेक दिया हुआ है तो समटाइम्स ऐसे हालात बन जाते हैं कि ये पता होता है कि अब ये बंदा इसकी नीयत में फतूर आ गया है, ये अब लाजमी मेरा चेक डिसऑनर करवाएगा और मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, तो उस सिलसिले में फिर आप लाज़मन वो अवेयर रहें कि आप वो बंदा क्या कर रहा है, थाने जा रहा है, नहीं जा रहा है, FIR कटवाई है, नहीं कटवाई है। और अगर हो जाती है तो फिर आप फ़ौरन बेल बिफ़ोर अरेस्ट लगाएँ। इसी के साथ उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।